क्या कुछ लोग अनंत काल तक अपने पिछड़ेपन को ढोने के लिए मजबूर हैं? ये टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है। उन्होंने कहा कि क्या, और वो इस बात पे उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि आरक्षण में कोटा तय करने का राज्यों को अधिकार है। यानी हम बात कर रहे हैं उपवर्ग की, आरक्षण में उपवर्ग होना चाहिए और उसका तय करने का अधिकार राज्यों को मिलना चाहिए, क्योंकि कहे कि राज्य को आरक्षण तय करने का जब अधिकार है तो उन्होंने ये भी तय करने का अधिकार है कि वो किसको मिले और सही तक मिले। यानी आंसू अगर पूछे जा रहे हैं तो जो हाशिए पे लोग हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है, उसमें वो लोग खास तौर से जिनको राहत या जिनको समानता के अधिकार पे या समानता के प्रश्न पर आरक्षण मिला था या मिलना चाहिए था, वहां तक वो पहुंच रहा है या नहीं, यही सवाल था। 2004 का एक फैसला था जिसको कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, और पुनर्विचार के लिए उन्होंने एक 7 बेंच की जजेस की बेंच को यह मामला सौंप दिया। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे, बेहद संवेदनशील मुद्दा, जिसमें यह तय होना है कि आखिर मोटे तौर पे ये बात इस तरफ इशारा करती है कि क्रीमी लेयर की जो बात है वो SC ST यानी OBC में तो है क्रीमी लेयर, लेकिन SC ST में भी, और ये 4 महीने में दूसरी बार टिप्पणी है, इस तरफ इशारा है, बेहद संवेदनशील मामला, कि क्या आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए जिनके लिए ये आरक्षण दिया गया था। समानता की बात होती है, संविधान एक टूल है जो कि समानता के लिए समाज में बात करता है, तो क्या उन तक ना पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं। आज जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। सतीश प्रकाश जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ तमाम मुद्दों पे जुड़ते हैं और ये मुद्दा तो सीधा उनसे जुड़ता है, इसलिए सतीश प्रकाश जी आज हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरुण पांडे जी, डॉक्टर अरुण पांडे, यूथ फॉर इक्वलिटी से हमारे साथ जुड़े हैं, कवि भी हैं और बेहद संवेदनशील व्यक्ति और इस मुद्दे पे बहुत खुलकर बोलते हैं, वो हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी। विनय पाठक, यूथ फॉर इक्वलिटी से हमारे साथ इस मुद्दे पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करना है। सबसे पहले मैं सतीश जी आप ही से ये सवाल रखना चाहिए, कई जातियां जहां पर थी वहीं पर भी आज भी वहीं पर मौजूद हैं। आरक्षण का लाभ मिला था, उनको ही दिया गया था, यही तय होना चाहिए था और यही तय हुआ, लेकिन क्या वहां तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा, लिहाजा यह तय नहीं होना चाहिए कि क्रीमी लेयर जो है, यानी जो आरक्षण में जो कोटा विद इन द आरक्षण के अंदर कोटे वाली जो बात है, यानी उपवर्ग में जहां जरूरत है वहां पहुंचे, इसके लिए बहस या बातचीत या एक तरह से इस पर फैसला नहीं होना चाहिए। सतीश जी। देखिए प्रतीक जी, देखिए आरक्षण का जो मूल आधार है वो सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षिक पिछड़ापन है। उसमें अर्थ नहीं है दलितों वाले आरक्षण में, जो दलितों को, जो अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण का प्रावधान किया है। देखिए 2 चीजें हैं कि जहां जहां आरक्षण है, ये सच है कि जहां जहां आरक्षण है वहां वहां दलित है। जहां जहां आरक्षण नहीं है सरकारी नौकरियों में या सरकारी उपक्रमों के अंदर, वहां दलित नहीं होता। अगर न्याय व्यवस्था के अंदर रिजर्वेशन नहीं है तो वहां दलित के पाए जाने की संभावना, चाहे वो दलित हो या OBC हो, नगण्य हो जाती है। सेना के अंदर भी ये दलित समाज और OBC समाज की ये मांग रही है कि हमको आरक्षण मिले तो हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। चलिए उन बात को छोड़ दीजिए। अब मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए आप समीक्षा कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सच है कि आरक्षण इस देश में जो सामाजिक लड़ाई है उसको मजबूत करने में बहुत सशक्त माध्यम पैदा हुआ है और सशक्त माध्यम सिद्ध भी हुआ है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर आप आरक्षण का जो मूल आधार है, आप जाति को क्यों नहीं खत्म करना चाहते? आप आरक्षण की समीक्षा ही क्यों चाहते हैं? देखिए प्रतीक जी, वही 5 साल पहले मोहन भागवत जी ने बिहार के चुनाव से पहले ये कहा कि हम चाहते हैं कि आज वो समय आ गया है कि जब आरक्षण की समीक्षा करने की उन्होंने बात की। आज वही 5 साल के बाद हम उसी दोहराए के ऊपर खड़े हैं जहां बिहार का चुनाव होने वाला है और अब के कोई भाषा, ये शब्द जो है किसी राजनीतिक की तरफ से नहीं है। माननीय सतीश जी, कोड में और RSS में तो फर्क है ना।
कोर्ट में आरएसएस में तो फर्क है ना, कोर्ट कह रहा है ये बात। वहां पे एक समुचित प्रक्रिया के साथ केसेस आते हैं। 2004 का यह केस है जिसको कि उन्होंने सुना और उसके बाद उन्होंने रिफर किया। और जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 5 साल के बाद वो फिर आ गया, तो इससे क्या लेना देना है, मैं यही जानना चाह रहा था। लेकिन मैं आता हूं आपके पास। अरुण पांडे जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। जी जी, मैं आ रहा हूं सतीश जी, आपने अपनी बात कही, मैं आ रहा हूं। मैं सतीश भाई को सबसे पहले देखिए, सतीश जी न्यायिक हस्तक्षेप बड़ा है ना। आप मुझे ये बताइए, कोरोना काल के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस देश के जो गरीब दलित 2 करोड़ लोग सड़कों के ऊपर हैं, आपने ये कहा कि उत्तरांचल के एक डिसीजन को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी कहीं ना कहीं लोगों को चुभती है ना भाई, कि जो अगर स्टेट चाहे तो वो आरक्षण दे सकता है, स्टेट ना चाहे तो आरक्षण नहीं दे सकता है। सुन लेते हैं, तो भाई सुन लेते हैं सतीश जी, सुन लेते हैं सतीश जी, करेंगे जी। देखिए सतीश जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं दो चीजों पे आपत्ति है मेरी, जो इन्होंने शुरुआत में अपने कथन में बोला। पहली चीज कि इन्होंने ये कहा, देखिए प्रतीक जी, आज मुद्दा ये नहीं है जो ये बात कर रहे हैं, राजनीतिक टिप्पणियां करना चाहते हैं, राजनीति की तरफ घुमाना चाहते हैं। मैं पॉइंट पे बात करूंगा प्रतीक जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका जो डिबेट शो है पूरा देश देख रहा है और बहुत प्रचलित डिबेट शो है, तो मैं किसी भी मुद्दे से भटकना नहीं चाहूंगा। मैं केवल एक बात बोलता हूँ। आपने जो शुरुआत की प्रतीक जी कि क्या जो टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं करती, ये सब जानते हैं। सतीश भाई हमसे बड़े हैं और बहुत विद्वान भी हैं, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया कि बिहार का चुनाव होने वाला है इसलिए वो। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि क्या सतीश जी को नहीं लगता कि आज भी SC ST में भी ऐसे कई वर्ग हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। मैं एक प्रतीक जी एक जाति विशेष का नाम लेना चाहता हूं, इसलिए बताना चाहता हूं कि वो भी SC में आते हैं, लेकिन आज भी उनकी स्थिति ऐसी है कि वो हाशिए पे हैं, और वो समाज होता है वाल्मीकि समाज। आज भी ये प्रतीक जी आपके हमारे जहां भी देखेंगे वाल्मीकि समाज का उत्थान नहीं हुआ है। तो क्या सतीश जी को ये नहीं कहना चाहिए कि हम जैसे सतीश जी जिस ग्रुप से आते हैं वैसे लोग से कहें, अपील करें इस चैनल पे कि हमको अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमारे आरक्षण का हक वो वाल्मीकि समाज को भी दे दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज जो आपत्ति मेरे दर्ज करना चाहता हूँ सतीश जी के जो कथन पे, कि उन्होंने ये कहा कि कहीं भी नौकरियों में जहां आरक्षण नहीं है वहां पे OBC SC ST नहीं है। तो ये मैं फिर बोलता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सतीश जी ने केवल आरक्षण पे उंगली नहीं उठाया, उन्होंने SC ST और OBC के जितने प्रतिभावान लोग हैं उन पे उन्होंने उंगली उठा दी कि वो काबिल ही नहीं है कि वो नौकरी पा सकें। मैं कितने एग्जाम्पल में दे सकता हूं मेडिकल लाइन में, जो मुझसे बढ़िया करके आए और बिना किसी रिजर्वेशन के SC ST समूह के रहे, OBC के समूह के रहे, और वो बेहतर करके आए, रैंक लेके आए, और गर्व से कहते हैं कि मैं रैंक लेके आया हूं और मैं योग्य था तो मैं योग्यता के आधार पे आया हूं। तो ये भी आपका कथन एकदम गलत है कि केवल SC ST और OBC को रिजर्वेशन के हिसाब से केवल नौकरी मिलती है। दूसरी बात 2% OBC भी नहीं, सुन लेते हैं। आ रहे सतीश आ रहे हैं, सतीश जी आ रहा हूं मैं, सतीश जी मैं आ रहा हूं। विजय सोनकर भी बैठे, आ रहा हूं मैं। कि केवल किसी पे ये बोलिए अरुण जी बोलिए, केवल ये टिप्पणी कर देना कि ये फला कैटेगरी का है इसलिए वो उसको नौकरी नहीं मिलती, ये फला कैटेगरी का। मैं बोलता हूं कि योग्यता का सम्मान होना चाहिए। मेरे कितने ऐसे मित्र हैं, प्रतीक जी खुद जानते हैं, प्रतीक जी के भी ऐसे कितने मित्र हैं जिनको कोई भी आरक्षण नहीं मिला, लेकिन वो उस ग्रुप से आते हैं और आज भी बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और टॉप रैंक लेके आए। तो मुझे ये आपत्ति दर्ज करनी थी। आप SC ST, लेकिन अरुण जी ये मत भूलिएगा कि जरूरत है संविधान में, इसलिए प्रावधान किया गया। अरुण जी ये बात मत भूलिएगा कि संविधान में इसलिए प्रावधान किया गया कि जो हाशिए के लोग हैं जिनके पास वो अवसर नहीं है, मेरे पास अवसर था अरुण जी, मेरे पास अवसर था अरुण जी मेरे पास वो अवसर था, लेकिन माता दीन के बेटे के पास वो अवसर नहीं था। तो ये मत भूलिएगा, बिल्कुल एकदम बैलेंस होकर बात करनी चाहिए। माता दीन के बेटे के पास वो अवसर नहीं था जो प्रतीक त्रिवेदी के पास था,
लेकिन हाँ, प्रतिभा की बात मैं करूंगा, आपको करूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर जी बैठे हैं। प्रतिभा किसी भी जाति धर्म को मोहताज नहीं है, और मैं यही बात बताना चाहता हूं। मैंने एग्जांपल भी दिया कि अरुण जी आते हैं, वाल्मीकि समाज आज भी पिछड़ा है, नौकरी से जोड़ के मत रहिए होना चाहिए। क्या दलितों को क्या वो सम्मान मिल पाया है सामाजिक रूप में? आप क्या एक ब्राह्मण दलित के बेटी से शादी कर सकता है, या दलित के बेटा से कोई ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी कर सकता है क्या? तो सामाजिक उत्थान की भी जरूरत है, सिर्फ आप उसको नौकरी पेशा से जोड़कर मत देखिए। आज भी कई गांवों में प्रतीक जी दलित के हाथ से छुए हुए पानी नहीं पिया जाता है। दलित यदि किसी फॉरवर्ड अग्री जाति के घर पे चले आते हैं तो उस घर को फिर से शुद्ध किया जाता है। आपने कई ऐसे घटना देखा होगा पांडे जी, सिर्फ आपसे तो सतीश जी के बात में मैं सहमत नहीं हूँ। सतीश जी भी इस पे राजनीति कर रहे हैं। मैं कोर्ट ने जो आज प्रावधान किया है उससे सहमत हूँ प्रतीक जी कि समानता का अधिकार, कोटा जिनको कोटा मिल रहा है, कोटा में भी ऐसे कई सब कास्ट है। राजस्थान में ही चले जाइए, मीना जो है सबसे मशहूर कास्ट माने जाते हैं और उनको आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। आपने मीणा का उल्लेख किया, ऑफकोर्स अरुण पांडे ने वही कहा, ऋषि अरुण पांडे ने वही बात कही, अरुण पांडे ने वही बात की। मैं आता हूँ ऋषि, मैं आता हूँ, आपको चांस देता हूँ। विजय सोनकर जी, प्रतीक जी, सामाजिक सौहार्द जब तक नहीं लोगों के बीच में बनेगा तब तक ये आरक्षण रहना चाहिए। क्या एक ब्राह्मण अपने बेटी का शादी बेटे से कर सकता है? ठीक है ऋषि जी, ठीक है, मैंने आपका पॉइंट लिया, मैंने आपका पॉइंट लिया। विजय सोनकर शास्त्री जी, बीजेपी का पक्ष के लिए, जो आज बृहस्पतिवार को यानी कल जो टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर आपका पहले टेक। बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री। देखिए प्रतीक जी, अभी जो पैनलिस्ट हमारे मित्र हैं, मैं उनको भी सुना और आपके इस प्रोग्राम की मंशा को भी मैं समझ रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं अपने बारे में इतना ज़रूर बतलाना चाहूँगा ताकि मेरी बात को गौर से सुना जा सकता है। मैं पार्लियामेंट मेंबर तो था ही, लेकिन मैं चेयरमैन था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। जब दोनों कमीशन एक होता था तो मैं उसका आखिरी चेयरमैन था, और इसलिए मेरे सामने इस प्रकार के बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने आई हैं। मैं उनका तो जिक्र करूंगा अगर आप अवसर देंगे तो, लेकिन आज तो मैं खास तौर से जो कल सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ है, मैं उसका अध्ययन करके मैं उस पर आया हूं और आपके सामने वो विषय में रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे ढंग से यह विचार व्यक्त किया है कि आखिर में जो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिए जाते हैं तो इनका लाभ जो शेड्यूल कास्ट में भी तो बहुत सारी अन्य जातियां हैं, तो सभी जातियों को कैसे मिले, ये उनकी बड़ी चिंता है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार असमानता दूर करने की बात कही है। कहीं मुझे भी इस बात में तकलीफ होता है, मैं चूँकि उसी वर्ग से हूँ तो इसलिए मैं इस दर्द को अच्छे ढंग से समझता हूँ। लेकिन कुछ समस्या इस हमारे सामाजिक ढांचे के रूप में भी हैं। हमारे देश में 6,500 जातियाँ हैं प्रतीक जी, और उपजातियाँ हमारे देश में लगभग 50,000 से ज़्यादा हैं। ये कटु सत्य है। इतना ही नहीं, सिर्फ एक ब्राह्मण जाति में 1008 उपजातियाँ हैं, सिर्फ एक क्षत्रिय जाति में 1265 उपजातियाँ हैं। अगर दलितों में आ जाएं तो सिर्फ एक चमार जाति में 410 उपजातियां हैं। सिर्फ एक वाल्मीकि जो सबसे हिंदू फोल्ड में सबसे लोअर कास्ट मानी जाती है, सिर्फ एक वाल्मीकि जाति में 623 उपजातियां हैं। एक खटिक जाति है भारतवर्ष में जो दलित जाति श्रेणी में आती है, एक खटिक जाति में सिर्फ 1871 उपजातियां हैं, यानी कास्ट विद इन कास्ट। अब आप कल्पना कीजिए कि हमारे पार्लियामेंट में तो 552 पार्लियामेंट मेंबर बैठते हैं और हमारे यहाँ जातियाँ 6,500 हैं और 50,000 से ज़्यादा उपजातियाँ। तो पार्लियामेंट में देखा जाए तो सभी जातियों का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, न होना संभव भी है। देखिए, ये असमानता की बात कह के
कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की मैं बहुत इज्जत करता हूं और उनके विद्वान न्यायाधीशों की भी मैं बहुत इज्जत करता हूं, पर समानता की बात कहना मेरे ख्याल से इस जगह अगर वो भागीदारी की बात करते तो ज्यादा उचित होता। समानता की जरूरत तो पूरे देश को 130 करोड़ लोगों को समानता की जरूरत है, पर यहाँ आरक्षण जो दिया जाता है ये भागीदारी के लिए दिया जाता है। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के जो पहले प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे और जब आरक्षण पर चर्चा किया जा रहा था तो उन्होंने बेलगाम के एकदम से उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से कहा था कि डॉक्टर साहब अगर हम आरक्षण देंगे तो ऐसे तो सत्ता और शासन में अयोग्य लोगों की भागीदारी हो जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर ने जो उसका उत्तर दिया था तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्तब्ध रह गई थी। उन्होंने कहा था कि पंत जी यहां योग्यता अयोग्यता की बात नहीं है, यहां भागीदारी की बात है। नहीं तो अंग्रेज तो हमसे ज्यादा योग्य है, क्या उन्हीं के सहारे हम देश को छोड़ सकते थे? तो आज भी जो 552 एमपी चुने जाते हैं, ठीक है, मैंने योग्यता अयोग्यता के आधार पर नहीं चुने जाते हैं जी, मैंने आपकी बात भागीदारी के लिए चुने जाते हैं। ठीक है विजय जी, सबको विजय जी ने कहा कि बात भागीदारी की होनी चाहिए और इन्होंने एक पॉइंट रखा। ठीक है, डिस्कशन में ये पॉइंट आया। मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं विजय सोनकर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने कहा कि भागीदारी वाली बात है वो महत्वपूर्ण है, ना कि समानता, क्योंकि समानता संभव नहीं है। 6000 से ज्यादा जातियां और 50,000 से उप जातियां, तो संभव कैसे है समानता वाली बात है। विनय पाठक जी हमारे पैनल में एक और मौजूद है जिनका टेक लेना बहुत जरूरी है, यूथ फॉर इक्वालिटी से। विनय पाठक जी जी प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सतीश प्रकाश जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही और मैं सोचता हूँ कि मुझे कम से कम 30 सेकंड का टाइम तो मिलेगा। हेलो, 1 मिनट। अच्छा जी, 1 मिनट आप बोलिए जी। सतीश प्रकाश जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जातियां खत्म होनी चाहिए और इसकी हम लोग मुहिम भी चला रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सतीश प्रकाश जी और सतीश प्रकाश जी जैसे सारे लोग जातियों को खत्म करने में हम लोगों का सहयोग देंगे। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की है, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को अगर आप पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट यही कहना चाह रहा है कि सड़क बनना शुरू हुई है और सड़क पे जिनका घर पहले था, अब उनके घर के आगे जो पीछे वाले घर हैं, जब वहां सड़क जा रही है तो जो आगे बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं हम अपने जमीन से जाने नहीं देंगे, रास्ता नहीं देंगे। तो ये जितने भी लोग ऐसी चीजों का विरोध कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि वो आरक्षण की मूल भावना का विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आपने खुद कहा कि आरक्षण का प्रावधान इसीलिए आया था कि जो हाशिए पे लोग हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। तो भाई जो हाशिए से लोग हट गए हैं या जो सड़क का प्रयोग कर रहे हैं, वो अपने घर के आगे सड़क क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? तो इसको मैं इस तरह से कहना चाहता हूं कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भाई आरक्षण में जो भी है अंतिम पायदान तक जाने का जो रास्ता है, अगर आप उसका विरोध करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप खुद उस समाज का विरोध कर रहे हैं जो उस समाज में हाशिए पे हैं। हाशिए पे तो हर जगह लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक समाज में हाशिए पे नहीं है, किसी पे है। और दूसरी बात, मैं भी कहता हूं कि जरूरत के आधार पे अगर कोई चीज दे जाती है तो वो तर्क संगत है और न्याय संगत है, वो मिलना चाहिए। और तीसरी बात जो मैं लास्ट बात से खत्म कर रहा हूं कि जो सतीश प्रकाश जी ने फिर से सतीश प्रकाश जी ने कहा कि जातियां खत्म होनी चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ जो हजारों साल से हाशिए पे है उनको हाशिए की डेफिनेशन आप बताओगे क्या? अरे आप ये बताइए। सुनिए, न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ और ये राइट रखता हूँ। सतीश जी बात सुन लीजिए। सतीश जी आप पुराने पैनलिस्ट हैं। सतीश जी आप पुराने पैनलिस्ट हैं। सतीश जी नो सतीश जी ये तरीका। सतीश जी पुराने पैनलिस्ट हैं आप। सतीश जी पुराने पैनलिस्ट हैं आप। सुनिए पूरी बात, एक छोटी सी बात पाठक जी की छोटी सी बात हो जाने दीजिए, मैं सुनता हूँ। सतीश मैं पूरी बात सुनूंगा। सतीश जी मैं पूरी बात सुनूंगा आपकी। सतीश जी पूरी बात सुनूंगा। सतीश जी ये बात नहीं है ना।
नो दिस इज सतीश की वॉइस डाउन करें, सतीश की वॉइस डाउन करें, सतीश जी की वॉइस डाउन करें ना। पाठक जी पूरी बात करिए, अपनी पूरी बात करिए, सतीश जी पाठक जी पूरी बात करिए। मैं यही कह रहा हूँ फिर से कि भाई जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा था, अगर वो लाभ लेके आगे आ गया, सड़क का प्रयोग करने लगा, तो जो दूसरे शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उस समुदाय में हाशिए पे हैं, उनको ठीक है नाउ सतीश जी आप बोलिए, सतीश जी आप बोलिए। जातीय आरक्षण का मजा तो आप भी ले रहे हैं ना, सबसे ज्यादा जातीय आरक्षण का मजा हम ले रहे हैं, आप ले रहे। आप जाति हम छोड़ेंगे, आप छोड़ेंगे, तो आप कहीं ना दलितों को ये अधिकार है कि अगर वो जाति खत्म कर सकता है, जाति वही खत्म करेगा जो आपको मौका मिल रहा है बोलने का, इस देश पूरा देश आपको देख रहा है, बोल दीजिए क्रीमी लेयर खत्म हो जाए। आप नहीं चाहते हैं कि जो कास्ट में सब कास्ट है उनको ये मदद मिले? क्या आप नहीं चाहते? एक करके बोलिए ऋषि जी, एक करके वन बाय वन। नहीं प्लीज वन बाय वन। जी पाठक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए पहले। पाठक जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए पाठक जी। प्रतीक जी हमें पाठक जी बोलिए, बोलने का, हम भी पैनलिस्ट हैं कि अगर कोई मान लीजिए बिल्कुल मिलेगा, आप बैठिए पहले, आराम से बैठिए, मैं देता हूँ। पिछड़े के लिए था, अब जो शैक्षणिक रूप से खड़ा हो गया तो उसे फिर से उसके आने वाली जनरेशन को या आने वाले लोगों को उसको छोड़ के दूसरे लोगों को देना चाहिए। और उसका एक बड़ा सिंपल तरीका है कि भाई अगर सड़क निकली, अगर कोई ये कहेगा कि कानून सबसे पहले हमसे को ठीक है, मैंने ले लिया आपका, नहीं अरे ठीक है मैंने ले लिया मैंने ले लिया। पाठक जी नाउ यू प्लीज, पाठक जी मैंने आपका पॉइंट लिया, पाठक जी मैंने आपका पॉइंट लिया। सतीश जी सवाल सुनिए, सतीश जी अरे सतीश जी सवाल तो सुनिए। अरे मैं सतीश जी सवाल तो ही पूछ रहा हूँ, सतीश जी सवाल ही तो पूछ रहा हूँ, सतीश जी सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टिप्पणी सुनिए, अरे टिप्पणी तो सुनिए सतीश जी, टिप्पणी तो सुनिए सतीश जी, टिप्पणी तो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सबसे आखिर में व्यक्ति है उसके अगर आंसू पोंछे जाएं, अगर उसके आंसू, अरे भाई आप ही को तो आरक्षण मिल रहा है, अरे भाई सतीश जी आरक्षण तो आप ही को मिल रहा है, तो सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। सवाल ही नहीं सुनेंगे तो ये नहीं, प्लीज वॉइस डाउन करिए, प्लीज वॉइस डाउन करिए, प्लीज वॉइस डाउन करिए, वॉइस डाउन करिए, वॉइस डाउन करिए, वॉइस डाउन करिए, प्लीज पैनल वॉइस डाउन करिए, प्लीज वॉइस डाउन करिए। सतीश जी आवाज, सवाल सुन लीजिए, मैं आपको बहुत धैर्यपूर्वक सुनना चाहता हूं, बहुत धैर्यपूर्वक सुनूंगा, लेकिन डिबेट का एक नियम है, डिबेट का नियम यह है कि वन बाय वन बोलने का मौका मिले। मैंने ऋषि मिश्रा से अभी तक नहीं पूछा है, मुझे मालूम है कि वो बोलना शुरू होते हैं वो भी नहीं रुकते हैं। मैं बहुत धैर्यपूर्वक सबसे सुनना चाहता हूं, जैसे जैसे सबको सुना वैसे आपको भी सुनूंगा। सतीश जी मैं आप ही से सवाल पूछना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाशिए में जो लोग हैं उनके आंसू पोंछने का अधिकार नहीं है क्या? उनके भी आंसू पोंछे जाने चाहिए, ये टिप्पणी है। अब ये समानता की बात पे और एक बात आई कि नहीं समानता की बात नहीं, अख्तियारी की बात है, जहां पे पार्टिसिपेशन की बात है, जो विजय सोनकर शास्त्री जी ने कही। अब आप बोलिए, मैं आता हूं अरुण पांडे, आता हूं सतीश प्रकाश जी। सतीश प्रकाश जी आपके पास 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट बाद चुप हो जाइएगा, मैं 1.5 मिनट दिए हैं आपको। सतीश जी बोलिए। जी दलितों के लिए आरक्षण बहुत भावनात्मक मुद्दा है, उनके जीने मरने का सवाल है। आप मुझे ये बताइए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई, ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं हुई, पॉलिटिकल बात मत करिए। ये सतीश जी कौन सी बात हुई कि जीने मरने का मसला है? सतीश जी ये कौन सी बात हुई? ना 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 सतीश जी ये कैसी बात हुई कि जीने मरने का मुद्दा है? जीने मरने का मुद्दा क्या हो गया भाई? भाई लॉजिकली बात करिए ना, लॉजिकली बात करिए, लॉजिकली बात करिए सतीश जी, जीने मरने का मुद्दा क्या हो गया? प्रतीक जी मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि सतीश भाई जी को ये बताइए कि मुद्दे। अरुण जी चुप रहिए, अरुण जी प्लीज गेट पॉइंट, अरुण जी प्लीज गेट पॉइंट, अरुण जी प्लीज गेट पॉइंट। सतीश जी बोलिए। दलितों की सामाजिक लड़ाई का परिणाम है बाबा साहब और गांधी जी के बीच में बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तय हुआ। जब इस देश के टुकड़े हो रहे थे, हिंदू अपना हिस्सा मांग रहे थे, मुसलमान अपना हिस्सा मांग रहे थे, तब इस देश के दलितों ने, बाबा साहब ने ये डिसाइड किया कि हमको इस देश का हिस्सा बना लेना चाहिए, भारत एक रहना चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हो? अरे आप तो क्यों भूल जाओगे? आप गांधी जी को नहीं मानते, आज हमसे पूछ रहे हो ये बात। अरे
सतीश प्रकाश जी जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से समृद्ध है, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? क्रीमी लेयर को खत्म क्यों नहीं कर देना चाहिए ताकि अन्य दलित भाइयों को उसको फायदा मिले? मैं विजय सुनकर शास्त्री जी के बात से सहमत हूँ। इतने हमारे यहाँ लोग हैं, खासकर भाई सतीश जी सुनिए भी तो, सतीश जी, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? सतीश जी प्लीज ऋषि जी अगर सतीश जी आपने बोला है तो सुनिए भी तो, उसके बाद तर्क करिए ना। बोलिए ऋषि जी, बोलिए। देखिए प्रतीक जी, विजय सोनकर जी के मैं बात से सहमत हूँ कि जिन लोगों को आरक्षण मिल गया है, सतीश प्रकाश जी ये क्यों कह रहे हैं ये आरक्षण दलितों का भावनात्मक मुद्दा है? अरे भाई, जिनको आरक्षण का फायदा मिल गया है, जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से यदि समृद्ध हो गए हैं तो उन्हें आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए अपने अन्य दलित भाइयों के लिए ही। दलित का आरक्षण कोई और समाज नहीं ले रहा है। दलित में ही ऐसे मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आज निर्णय आया है, हम सबको स्वागत करना चाहिए कि भाई है दलित में भी ऐसे सब कास्ट ऐसे हैं जिनको आज तक आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाया। शास्त्री जी ने बिल्कुल साफ कहा कि वाल्मीकि समाज हो, रायगढ़ समाज हो, आप राजस्थान में चले जाइए, एसटी में ही मीना जो है काफी शैक्षणिक आर्थिक रूप से समृद्ध है, लेकिन वहाँ रायगढ़ वाल्मीकि को देख लीजिए, आज भी राजस्थान बिहार में किस प्रकार से अरुण पांडे, ठीक है ऋषि तो सवाल उठता है कि क्या हम, मैं सतीश जी का ऑडियो डाउन कर रहा हूँ, सतीश जी आपका ऑडियो डाउन कर रहा हूँ, सतीश जी ऑडियो डाउन कर रहा हूँ, ऋषि जी ठीक है, ऋषि जी ठीक है ऋषि, और अरुण पांडे देखिए मैं फिर जल्दी 30 सेकंड मुझे बस दे दीजिए। मैं बस 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ। एक तो सतीश जी ने बोला कि आरक्षण उनका SC ST OBCयों का एकदम वो है कि हमें जीने मरने का सवाल है। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, तो जीवन मरण का प्रश्न सालों में 70 हाँ जीवन मरण का प्रश्न है। 70 सालों में सतीश जी क्या ये डाटा बता सकते हैं कि कितने लोगों का उत्थान इस रिजर्वेशन के कारण हो गया? पहली चीज। दूसरी चीज, जब उत्थान हो गया तो क्या फिर से उनको आरक्षण की जरूरत है? और तीसरा क्वेश्चन आपको ब्रेक से जाने से पहले मैं उठा दूं कि क्या अगर अभी भी कुछ ऐसी जातियां उस आरक्षण वर्ग में आती हैं जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, तो क्या सतीश प्रकाश जैसे लोग अपना आरक्षण छोड़ के उनको देंगे? बस ये मेरा 3 क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि सतीश जी इसका जवाब दें। बहुत बड़ा सही, ठीक है, ये तीनों से पहले सवाल है। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो जी शास्त्री जी आपका ऋषि जी मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा, जरूर आऊंगा। मुझे मालूम है आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा शास्त्री जी से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं, बने रहिए हमारे साथ। आरक्षण में कोटा सबको मौका, भैया जी कहीं में आज एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पे बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के माने जो पीठ थी उसने एक अपनी बात कही, और उसी को लेकर आज हम बातचीत करते हुए कि आरक्षण में जो विभिन्न उपवर्ग है उसके अंदर जो हाशिए पे लोग हैं, यानी आरक्षण जिनको मिल रहा है उसमें भी जो वो लोग जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया ठीक से, क्या उनके लिए मौके और नहीं होने चाहिए? ये उपवर्ग तय करने का क्या राज्यों को अधिकार नहीं होना चाहिए? इसी पे बातचीत कर रहे हैं, और कोर्ट ने यही कहा कि उपवर्ग तय करने का उसको अख्तियार होना चाहिए। जब ब्रेक पे गए थे उससे पहले सतीश जी ने, जो हमारे पैनलिस्ट है, उन्होंने एक बात कही कि दलित के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मैंने कहा सतीश जी ये बात पॉलिटिकल ज्यादा लगती है, लॉजिकल कम लगती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये समीक्षा होनी चाहिए कि आरक्षण से हालात सुधरे या नहीं। जिस वर्ग का विकास हो जाए उसे आगे की पीढ़ी को फायदा देना चाहिए। ऑफकोर्स सतीश जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं, देना चाहिए। आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं जिसके सहारे जिंदगी काट दी जाए। आरक्षण विकसित होने, समानता और अधिकार का एक जरिया मात्र है। मैं ये बात कहता हूं। मैं जरूर आपके पास आना चाहूंगा विजय सोनकर शास्त्री जी को। मैं सुनिए, मैं आ रहा हूं, जरूर आ रहा हूं। विजय सोनकर शास्त्री जी को मैं मौका देता हूं, देन सतीश जी मैं आपके पास आता हूं। विजय सोनकर शास्त्री जी। देखिए प्रतीक जी, आज का आपका विषय बहुत ही संवेदनशील भी रहा है, और ऐसा विषय है जिसको देश में इसके प्रति स्पष्टता होनी चाहिए। बिल्कुल लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आरक्षण है क्या और सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा है उसमें 5 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो आपने उसकी चर्चा भी किया कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये कब तक आंसू पोंछे जाएं इनके। तो सच्चाई तो ये है कि आंसू आरक्षण से नहीं पोंछे जा सकते हैं, ये तो गवर्नेंस का विषय है। इसको तो सरकार को करना चाहिए कि उनके यहाँ जो भी शास्त्री जी चाहे वो रोटी, कपड़ा और मकान। शास्त्री जी माफी चाहूंगा, शास्त्री जी माफी चाहूंगा, शास्त्री जी माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं एक सेकंड के लिए। एक उसमें वाक्य था कि फलों की टोकरी आरक्षित संपन्न लोगों को कैसे सौंप दी जाए। पूरी आरक्षण की जो टोकरी है वो आरक्षित और संपन्न लोगों को सौंप दें क्या, सिर्फ ऐसे ही? और वो जो हाशिए में जो थे जिनके लिए सारा उपक्रम किया गया था, ठीक है, जो आगे आए हैं लाभ मिला है वो अच्छी बात है, लेकिन उनको अब रोड वाली बात जो थी, पाठक जी ने कही कि रोड वहां तक पहुंचे। नाउ शास्त्री जी यू कंप्लीट द सेंटेंस, आप अपना वाक्य पूरा करिए। जी शास्त्री जी। देखिए, मेरी बात अगर पूरी हो जाती तो शायद आपको इसका उत्तर भी प्रतीक जी मिल जाता, और मैं चाहूंगा कि मुझको अगर 2-4-10 सेकंड ज्यादा देना हो तो दीजिए। देखिए ठीक है, मैं वहीं से शुरू करता हूं कि ये जो आरक्षण है ये है क्या, पहले तो यही समझ लिया जाना चाहिए। हम लोग आज पैनल डिस्कशन के लिए आए हैं तो हमें पहले ये स्पष्ट होकर के आना चाहिए था कि आरक्षण है क्या, आरक्षण की परिभाषा क्या है। मैं शॉर्ट में विद इन 30 सेकेंड में मैं बतलाना चाहता हूं कि ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण का डिफिनीशन क्या है। ओबीसी का आरक्षण का डिफिनीशन है कि आर्थिक आधार पर सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आर्थिक रूप से जो सहयोग दिया जाता है, आर्थिक कारण से जो पिछड़ जाते हैं वो ओबीसी कहे जाते हैं। और शेड्यूल कास्ट का अर्थ होता है सामाजिक आधार पर आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ जाना, वो शेड्यूल कास्ट कहे जाते हैं। और शेड्यूल ट्राइब की परिभाषा है कि क्षेत्र विशेष के कारण चारों रूप से पिछड़ जाना। जैसे अगर कोई वन में रह रहा है तो सामाजिक रूप से भी पिछड़ जाता है, आर्थिक रूप से भी पिछड़ जाता है, राजनीतिक रूप से पिछड़ जाता है और शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ जाता है। ये आईने की तरह बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए आरक्षण दिया जाता है। अब अगर शेड्यूल कास्ट को ले लें कि शेड्यूल कास्ट सामाजिक कारण से आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ गई जातियां हैं, तो उनका पैसे से क्या लेना देना, आर्थिक से क्या लेना देना, राजनीति से क्या, शिक्षा से क्या, उनको क्या सामाजिक अधिकार मिला, सामाजिक न्याय मिला, सामाजिक बराबरी मिली? जब तक नहीं मिली तब तक इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। आप बताइए, क्रीमी लेयर पर अगर किसी दलित को अगर बांट देते हैं शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, तो क्या समाज में उसको स्वीकार्यता मिल जाती है? देखिए, हकीकत ये है कि ये आरक्षण क्या है। अगर कोई डॉक्टर के यहाँ रोगी जाता है तो डॉक्टर उसका पूरा टेस्ट कराने के बाद क्या उसकी समस्या है इसके आधार पर डायग्नोसिस करता है। आरक्षण ना ही ये आर्थिक समस्या है, ना ही राजनीतिक समस्या है, ना ही शैक्षणिक समस्या है। विजय सोनकर शास्त्री जी, ऋषि जी, ऑफकोर्स ऋषि जी, मैं आता हूं आपके पास। मैं ऐसे कई पॉलिटिशियंस को जानता हूं जो एमपी बने, मिनिस्टर बने, और मिनिस्टर हैं भी कुछ लोग जिनके सामाजिक रूप से जिनके यहां शादियां हुई और स्वीकार्यता हुई समाज में, और वो स्वीकार्य हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके सब हो गए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो हो गए क्या उनके लिए भी प्रावधान किया जाता रहे। देखिए, समाज बनेगा त्याग से, विजय सोनकर शास्त्री जी, त्याग से बनेगा। हमने कुछ छोड़ा है तो छोड़ना तो आपको भी पड़ेगा कुछ ना कुछ। समाज में त्याग से ही निर्माण होगा, यूं नहीं निर्माण होगा। सतीश प्रकाश, नाउ यू कम टू द पॉइंट। सतीश प्रकाश, आपको बता रहा हूं, सोनकर जी आ रहा हूं, आई विल गिव यू पॉइंट। सोनकर जी, मैं दूंगा टाइम दूंगा, शास्त्री जी मैं दूंगा टाइम दूंगा। बिल्कुल सतीश जी रुक जाइए एक मिनट, सतीश जी रुक जाइए, विजय सोनकर जी को दे दीजिए, विजय सोनकर शास्त्री। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, पहली बात तो ये कि मैं अगर मान लीजिए मैं स्वयं पार्लियामेंट मेंबर रहा, कैबिनेट मंत्री के स्टेटस में मैंने काम किया, मैं चेयरमैन था नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। आप ये बताइए, मैं तो सब कुछ था, मेरे 2 बेटे हैं, उनका भविष्य क्या है?
क्या मैंने उनके भविष्य को आप मान कर चलें कि मैंने इतना लूटपाट किया है कि मेरे बच्चों का भविष्य 7 पीढ़ियों तक ठीक हो जाए? अगर ऐसा सोच है समाज का तो ये गलत सोच है, इसको बदलनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ आपने अच्छी एजुकेशन दी। मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया? मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया? मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया? बस एक एजुकेशन ही तो दी, और आपने भी अपने बेटों को एजुकेशन दी। मेरे पिताजी ने मुझे कोई उंगली थोड़ी ना पकड़ाई कि चलो यहां तक ले चलते हैं, तो मैं इसके जगह यहां पे तुम्हें नौकरी दिलवाते। मुझे एजुकेशन मिली। प्लेटफॉर्म शुड बी इक्वल। चीजों से नहीं लड़ा जा सकता। कल क्या होगा, किसका भविष्य, ये क्या मैं आपकी बात से सहमत हूँ सोनकर जी, मैं आपकी बात से व्यक्ति विशेष आपकी बात से पार्शियल सहमत हूं मैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, क्या बात आपकी नहीं कह रहा हूं विजय शास्त्री जी, मैं ये बात कह रहा हूं, क्या सतीश जी त्याग के लिए तैयार हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। परिवर्तन हुआ अफकोर्स सामाजिक आधार पर, अफकोर्स सामाजिक आधार पर ही मैं पूछ रहा हूं, सामाजिक आधार पर ही पूछ रहा हूं। सतीश जी, आज अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो दलित राष्ट्रपति कहे जाते हैं, आज राष्ट्रपति भी बन जाते हैं तो दलित राष्ट्रपति होते हैं। ये कैसा आरक्षण है? आप मुझे 2 सवालों का जवाब दीजिए। जो अपॉर्चुनिटी प्रतीक जी को जन्मजात मिली, वो सतीश जी को मिली या सतीश को मिली या सोनकर जी के बेटे को मिली? एक बात। दूसरी बात, अगर इस देश में सरकारी नौकरी आपको पानी है तो चपरासी की नौकरी के लिए भी एक निश्चित प्रक्रिया है। आप मुझे बताइए कि इस देश का जो संवैधानिक संस्था, जो न्याय व्यवस्था है, उसके 80% लोग एक परिवार है ना, एक फैक्ट्री जो है, 80% लोग की जो फैक्ट्री है वो ब्राह्मण समाज के घर में क्यों जाकर निकलती है? आप ये भी बताइए ना। दूसरी बात, आप वाल्मीकि समाज को उठाने की बात करते हैं ना, ये सवाल का जवाब भी आप मुझे दीजिए कि आप इस देश में 20 लाख पद सफाई कर्मचारियों के खाली पड़े हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस देश का स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी तो शुरुआत करी वाल्मीकि मंदिर पचकुनिया रोड से। हमको लगा कि अब जो वाल्मीकि समाज है उसके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा। आप मुझे बताइए, जो आपने किसी वाल्मीकि समाज के गरीबों के लिए तो सरकार ही चल रही है, जिन्होंने हजारों साल से के लिए तो पहली बार देश में सरकार चल रही है, करेंगे, है ना? आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस का अपॉइंटमेंट कर दिया ना। जो नगर निगम की नौकरियां हैं, आज वाल्मीकि सारी योजनाएं गरीबों के लिए बनाई गई है। तमाम प्रतीक जी, दलित उससे अलग थोड़ी नहीं है, जिन्होंने कभी दारू नहीं लगाई हो, उनका लिखित में नाम उनका चला हुआ है। और सुबह जब हमारा तैयार होते हैं तब वाल्मीकि समाज की महिलाएं मुंह पे कपड़ा बांध के सफाई करती है ताकि आपको सांस आ सके। आप कैसी बात कर रहे हो? जी दे दीजिए, सोनकर जी जवाब दे दीजिए, शास्त्री जी जवाब दे दीजिए, सतीश जी नाउ यू प्लीज। मैं ऋषि आ रहा हूँ, ऋषि में आ रहा हूँ, शास्त्री जी जवाब दे दीजिए, शास्त्री जी जवाब दे दीजिए, शास्त्री जी जवाब दे दीजिए। मैं आ रहा हूँ, अरुण आ रहा हूँ, अरुण जी आ रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जाति तोड़ो, मैंने हमेशा कहा जाति तोड़ो समाज जोड़ो, मैंने हमेशा कहा। नहीं, सवाल ये है कि कई, मैं आ रहा हूं शास्त्री जी प्लीज, हाँ जी जवाब दीजिए। देखिए प्रतीक जी, आप जो जाति तोड़ो की बात कर रहे हैं, शास्त्री जी प्लीज कंप्लीट। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इससे भी बड़ा अभियान, डॉक्टर अंबेडकर ने इससे भी बड़ा आह्वान किया था कि लोग बौद्धिस्ट हो जाए, लेकिन कोई हुआ क्या? तो आपके मन में कुछ आए, जाति तोड़ो की बात करने लगे, इससे कुछ नहीं होता है, और न ही इससे कोई आरक्षण पर फर्क पड़ेगा या कोई चीज। मेरी बात तो सुनिए, हम करेंगे क्या? बोलिए, आप भी लोग बोलिए, हमारे पास राइट है क्या, है ना? हम जाति तोड़ने की बात कर सकते हैं, जाति हम नहीं तोड़ सकते। जाति वो तोड़ेगा जो जाति का लाभ उठा रहा है, जो जाति। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बातें क्यों कहते हैं जो संभव नहीं है। यहाँ जाति खत्म नहीं हो सकती। इस देश में प्रतीक जी बात तो पूरी सुनने ही नहीं देते हैं। नहीं होता, दलित नहीं हुआ तो जाति से जाति में इस पैनल में सतीश जी इस पैनल में बात भी सुनी जानी चाहिए
शास्त्री जी कोई बात कह रहे हैं तो बात सुनी चाहिए, बाकी तीनों को तो मैंने चुप करा रखा है। बाकी विजय सोनकर शास्त्री जी बात सुनाई, बोलिए। हाँ सोनकर जी बात कहिए, विजय शास्त्री सोनकर जी, जी विजय सोनकर जी बात कहिए, कंप्लीट करिए जल्दी। मेरा इतना ही कहना है कि ये जो जाति तोड़ो ये सब चीजें अलग की विषय, ये इस पर अलग से कभी चर्चा कर लीजिएगा। आज तो आरक्षण पर हो रही है, और आरक्षण का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो जिन वर्ग में कमियां हैं उन कमियों को दूर करना। अब अगर आरक्षण आर्थिक आधार पर ओबीसी का आरक्षण है तो वहां क्रीमी लेयर तय हो सकता है, क्योंकि वहां तय हो जाएगा कि 5 लाख इनकम वाले, 10 लाख इनकम वाले, हैसियत वाले। लेकिन अगर सामाजिक आधार पर आरक्षण तय हुआ है तो सामाजिक आधार का क्या आधार होना चाहिए ये तो बताइए। और अगर जंगल में रहने वाले लोगों को ट्राइबल माना गया है तो उनका आधार क्या होना चाहिए। सवाल ये है, तो मेरा अगला सवाल ये है, क्या अनंत काल तक, मेरा सवाल यही है। ब्रेक पे जा रहा हूं, उससे पहले मेरा सवाल यह है कि यूथ, मैं पाठक जी आपके पास आऊंगा, विनय पाठक जी मैं आपके पास आऊंगा, ऋषि मिश्रा एंड देन अरुण पांडे मैं आपके पास आऊंगा। इस सीक्वेंस में आऊंगा, विनय पाठक सबसे पहले, ऋषि मिश्रा देन अरुण पांडे। मेरा सवाल यही है, जब सामाजिक की बात आ गई तो क्या अनंत काल तक ये चलता रहे आरक्षण? सवाल यही है मेरा, क्योंकि सामाजिक आधार पर तो आप कह रहे हैं कि इक्वलिटी आ ही नहीं सकती समाज पे। मेरा ये मानना है कि नई सोच है, नया युवा है, और सोचे अगर तो बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है, लेकिन अगर आप सोचना ही नहीं चाहेंगे तो मुश्किल है। और क्या फिर अनंत काल तक आरक्षण चलना चाहिए? इसी प्रश्न पर वक्त है थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बेहद संवेदनशील मुद्दे पर आज बातचीत करते हुए, आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा उसमें उस खास तौर से उपवर्ग के पास जहां पहुंचना चाहिए, जहां पे आरक्षण का लाभ या वहां तक बात नहीं पहुंच पाई, आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया, जो हाशिए में लोग थे। आज इसी पर बात था। सुप्रीम कोर्ट ने यानी थर्सडे यानी कल एक फैसले में बात ये कही, और एक बड़ी बेंच को यह मामला सौंप दिया गया, 7 जजेस की बेंच को सौंपा गया। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच में यह बात हुई कि 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि निचले स्तर तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के इरादे से राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के भीतर भी उपवर्ग बना सकते हैं। यानी वो हाशिए के लोग जिनको आरक्षण का लाभ नहीं डायरेक्टली मिल रहा है, वहां तक जाने की ज्यादा जरूरत है। और एक बात और, संविधान के सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को समाज में हो रहे बदलाव पर विचार किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये 2 बात हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे बगैर गौर किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। सवाल यह था कि जो हाशिए पे लोग हैं उनके पास तक बात कैसे पहुंचे। पाठक जी मैं आपके पास आता हूं, देन मिश्रा जी एंड देन अरुण जी। विनय पाठक जी, जो आपने बात कही कि त्याग की जरूरत है, तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिना त्याग के ये सड़क पीछे तक नहीं जाए। और जिन महाशय ने या जिन लोगों ने भी कहा, मैं कहता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब किकरौली गांव के एक आदमी को आरक्षण मिले, बनस्पति किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लड़के को आरक्षण मिले। तो अगर जो लोग इस भावना के समर्थक हैं कि किकरौली गांव वाले को कोई सुविधा मिले, सबसे पहले ना कि जो दिल्ली में रह रहा है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको मिले, तो मैं उस सोच के साथ हूं। और मैं विनय पाठक, मुझे तो आपको खुशी होगी, विनय पाठक आपको खुशी होगी, लेकिन मुझे और खुशी होगी अगर किसी सामाजिक रूप से हाशिए पे व्यक्ति को घोड़े पे बैठने के, इसलिए घोड़े पे शादी पे न बैठने दिया जाए क्योंकि वो हाशिए का व्यक्ति था, तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी कि वो भी उतना ही समान अधिकारी है कि घोड़े पे वो भी बैठ सकता है, कि अगर कोई सवर्ण का बेटा बैठ सकता है तो वो भी बैठने का अख्तियार रखता है। विनय पाठक, नाउ यू कंप्लीट योर सेंटेंस। विनय पाठक, नाउ यू कंप्लीट योर सेंटेंस। आई एम कमिंग। हाँ प्रतीक जी, ये आप तर्क दूसरी बार दे रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है। अगर घोड़े पे बैठने से किसी को रोका जाता है, नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न नहीं है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, हमारी सोच का है, ये हमारी सोच का है। विनय पाठक, आई एम वेरी सॉरी। विनय पाठक, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये हमारी सोच की, ये जड़ता का प्रतीक है, ये जड़ता का प्रतीक है। ये विनय पाठक, ये हमारी जड़ता, हमारी सोच का प्रतीक है। वो धक्के नहीं महसूस हुए ना, अभी घोड़े से नीचे नहीं डाला गया है ना। बातें जो आप सुना रहे हैं, अब उन लोगों से जाकर के पूछो ना जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं।
तो बुरा लगेगा आपको। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है, किसकी जिम्मेदारी दलितों की है क्या? इस देश की न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी कहाँ है? इस देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कहाँ है? ये भी सवाल दलितों से पूछेंगे क्या? जाति आप दलितों से खत्म कराना चाहते हैं? सतीश जी पूछे, सतीश जी हूँ मैं, सतीश जी पैनल में हूँ मैं, सतीश जी मैं पैनल में मौजूद हूँ। बोलने दीजिए पाठक जी को बोलने दीजिए। पाठक जी बोलिए। विनय पाठक कंप्लीट करिए अपनी बात। विनय पाठक कंप्लीट करिए अपनी बात। मैं बता रहा हूँ प्रतीक जी, ये कंप्लीट करिए बात। मेरी सोच का प्रतीक नहीं। अगर कोई किसी को घोड़े पे नहीं बैठने देता है तो उसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, पूरे समाज को फांसी पे चढ़ाना पड़े तो चढ़ा देना चाहिए। मगर अगर कोई ये मांग करेगा कि सारे अस्पताल, ये उदाहरण दे रहा हूं, सारे अस्पताल जो अच्छे हैं दिल्ली में रहे और बाहर से आके कोई इलाज न करा सके, और अगर किकरौली गांव में अस्पताल बने तो दिल्ली वाले यानी जो मजबूत लोग हैं उसका विरोध करेंगे, तो मैं उनके भी खिलाफ। ये कि आपकी सोच है, किसी की सोच का प्रतीक हो सकता है कि उसको घोड़े पे नहीं बैठने दे रहे। मेरी सोच ये है कि अगर कोई समाज विरोध करता है, पूरे समाज को आप खत्म कर दीजिए। ऐसी सोच इस भारत में स्वीकार्य नहीं। ये मैं क्या बातें हो रही है? पूरे समाज को खत्म कर देने। मैंने ले लिया बात आपकी बात, मैंने पाठक की बात आपके लिए। ऋषि मिश्रा ठीक है ऋषि मिश्रा, मैंने आपकी बात, ठीक है मैंने बात आपकी ली, मैंने ये बात आपकी कही। मैंने कहा कि जब तक सामाजिक सोच नहीं बदलेंगे हम सामाजिक बदलाव की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। ऋषि मिश्रा सामाजिक सोच बदलनी पड़ेगी, वो सबसे बड़ी बाधा है। प्रतीक जी आपने बहुत अच्छी बात की। जब तक सामाजिक सोच नहीं बदलेगा तब तक ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होगा। पाठक जी कैसी बात कर रहे हैं कि पूरे समाज को फांसी दे दीजिए। पूरे समाज को फांसी दे देने से किसी एक जगह में ऐसी घटना होती है कि किसी दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, उस पूरे समाज को आप पनिश कर दीजिएगा, उससे ये चीज खत्म नहीं होगा। ये जागरूकता आपको बढ़ानी होगी, नंबर 1। नंबर 2, विजय शंकर शास्त्री जी कह रहे थे, तो विजय शंकर शास्त्री जी कह रहे थे सामाजिक स्टेटस की बात। आप बताइए रामविलास पासवान जी को क्या सामाजिक स्टेटस नहीं मिला हुआ है? यदि राजस्थान के आप नमो नारायण मीना जी को देखेंगे, उनके परिवार में 7 IAS और IPS है, तो उनको क्या सामाजिक स्टेटस नहीं मिला? या उनके बच्चों को आर्थिक रूप से देख लीजिए, सामाजिक रूप से देख लीजिए, शैक्षणिक रूप से देख लीजिए। विजय शंकर शास्त्री जी की ही बात करूं तो क्या विजय शंकर शास्त्री जी ने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिया? क्या विजय शंकर शास्त्री जी के बच्चे को सामाजिक हैसियत क्या उन दलितों से बेहतर नहीं है जिनको आज भी उनके छूटे हुए पानी तो नहीं पीते हैं? तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जिनको आरक्षण मिला है कहीं ना कहीं सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक रूप से संपन्न है, उनको आरक्षण छोड़। सतीश जी मैं आ रहा हूँ, सतीश जी आ रहा हूँ मैं, सतीश जी आ रहा हूँ। ठीक है ऋषि, ठीक है, वेरी वेल। ऋषि जी आज आप पैनल में बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ऋषि जी आज आप पैनल में बहुत संयमित होकर बोल रहे हैं। ऋषि जी संयमित होकर बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, संयमित होकर बोल रहे हैं ना। अरुण पांडे मैं आ रहा हूँ। आजादी का लाभ किसको हुआ? इस देश के गोरे अंधेर चले गए। दोनों की ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन। प्रोड्यूसर प्लीज ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन। अरुण मिश्रा, अरुण पांडे। ऋषि जी आज आप बहुत संयमित होकर बोल रहे हैं और उम्मीद है कि पूरी डिबेट में बहुत कुछ ना कुछ निकलने चाहिए कॉन्क्रीट, इसलिए बहुत संयम के साथ सबको सुनना पड़ेगा। अरुण पांडे, यूथ फॉर इक्वालिटी। देखिए मैं जी सबसे पहले तो मैं वही विजय सोनकर शास्त्री जी के बात से मैं प्रारंभ करूंगा, और मैं चाहता हूं कि जितने लोगों ने, मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था प्रतीक जी, और मैं फिर आग्रह करूंगा अपने सतीश भैया से कि थोड़ा सा मुझे सुन लें। और शास्त्री जी का एक जो मुझे आपत्ति उस बात पे है, जब अगर शास्त्री जी जैसे पॉलिटिशियन अगर इस एक प्रभावी चैनल पे आके अगर ये कहें कि मैं कितना कमा के और कितना कर दिया हूं अपने बेटों के लिए कि मेरी सामाजिक जो व्यवस्थाएं हमारी बदल गई हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आप जैसे व्यक्तित्व, अगर आप जैसा एक प्रभावशाली व्यक्तित्व मैं बोलता हूं, अगर इस तरह का कथन इस राष्ट्रीय चैनल पे, बहुत प्रचलित चैनल पे बोलता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी कि आप जैसा लोग, आप जैसे प्रभावशाली लोग आके ये जरूर कहें और प्रतीक जी का और इस चैनल के माध्यम से कहें कि जरूर जो हाशिए पे है, मेरी बात सुनिए तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं 20 सेकंड में खत्म कर दूंगा।
20 सेकंड में सुन लो। अरे सतीश सुन लीजिए, सतीश जी, अरे सतीश जी आप पे नहीं कह रहे हैं, शास्त्री जी पे बोले, शास्त्री जी पे बोले। अरे अरुण, अरे ना सतीश जी, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। अरुण शास्त्री जी बोलेंगे, शास्त्री जी बोलेंगे जब मैं पूछूंगा। अरुण कंप्लीट योर सेंटेंस, कंप्लीट। मैं आ रहा हूँ, शास्त्री जी आ रहा हूँ, अरुण को बोलने दीजिए पहले। अरुण। सतीश जी आप भी जानते हैं कि मैं भी जब चिल्लाने लगूंगा तो आप शायद बोल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं पूरे एकदम विनम्र होकर आपसे बात कर रहा हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि जो मुद्दा उठाया है प्रतीक भाई जी ने, उस मुद्दे पे बात हो, चिल्लाहट ना हो। ये डिबेट का मुद्दा है और एक बहुत ही सारगर्भित एक जाना चाहिए संदेश पूरे देश में कि क्या हम लोग बात करना चाहते। तो मैं यही बोल रहा हूं कि प्रभावशाली व्यक्तित्व के द्वारा अगर ये बोला जाता कि नहीं, अब मैं अपने पुत्रों के लिए इतना कर चुका हूं, या फिर अब उनमें कोई असमानता की भावना नहीं होती, तो ये मुझे खुशी होती, पूरे देश को खुशी होती। तो इस पे मेरी आपत्ति है। दूसरी बात, जो ये बात कही जा रही है, मुद्दा क्या है प्रतीक जी आज का? आरक्षण में कोटा, सबको मौका, यानी कि आरक्षण में कोटा देने की बात हो रही है। ये बात हो ही नहीं रही कि हटा दिया जाए, ये बात हो ही नहीं रही कि सामाजिक जो बिखराव है, बात ये हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। केवल आपके डिबेट पे बात ये होनी चाहिए कि जिसको आरक्षण मिल रहा है तो क्या उसका लाभ जिसको भी प्राप्त है वो क्या प्राप्त हो चुका? अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो और कितने सालों तक हमें आरक्षण देने का प्रावधान करना पड़ेगा? और तीसरी बात मैं बोल के अपना जुबान बंद करता हूं कि तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो क्या हमने सामाजिक सरोकार इस आरक्षण से प्राप्त कर लिया? और अगर नहीं प्राप्त कर लिया तो जो हाशिए पे छूटे हैं उनको हम कैसे इन आरक्षण के माध्यम से समाज में वो स्थिति पैदा करा दे जो बाकी की स्थितियों के कारण वो पीछे हाशिए पे छूटे हुए हैं। मुद्दा बस ये है कि ये जो SC ST OBC है, जो भी आरक्षण प्राप्त कर रहा है, सतीश जैसे लोग और सोनकर जी जैसे लोग, मैं एकदम माफी के साथ बोलता हूं कि ये लोग अपना आरक्षण छोड़ना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि इसका जो लाभ है हमें मिलता रहे, दर पीढ़ी मिलता रहे, और जो हाशिए पे छूटा है वो ऐसे छूटता रहे, उसको आरक्षण का लाभ ना मिले, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे इस क्षेत्र। बहुत अच्छी बात। अरुण जी, अरुण पांडे नाउ यू प्लीज। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जी के पास आना चाहता हूं। विजय सोनकर शास्त्री जी के पास आना चाहता हूं। आरक्षण खत्म करने की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। आरक्षण खत्म करने की बात नहीं हो रही। आरक्षण में जो उपवर्ग हैं, यानी जहां तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पाया है, क्या वहां तक आरक्षण नहीं जाना चाहिए, सो दैट कि एक बड़ी पिक्चर बने और उसमें यह मूल्यांकन हो सके कि भाई आरक्षण की यह स्थिति है इस समय देश में और इतने लोग लाभान्वित हुए और हमारे सामने ये 20 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल, 250 साल का ये एक टाइम पीरियड है, हम यहां तक पहुंच जाएंगे और समाज में एक एकता बना लेंगे। क्या ये टाइम पीरियड तय करने का समय नहीं है या इसको तय करना अपराध है? विजय सोनकर शास्त्री। देखिए प्रतीक जी, आरक्षण परमानेंट नहीं दिया गया है। आरक्षण की व्यवस्था है कि जब सामाजिक समानता आ जाएगी, आर्थिक समानता आ जाएगी और शैक्षणिक समानता आ जाएगी तो आरक्षण स्वयं समाप्त कर दिया जाएगा। यही प्रावधान है, ये परमानेंट नहीं है। पहली बात तो ध्यान में ये रखा जाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा बेटा अमेरिका से पढ़ रहा है और अब तो जॉब भी करने लगा है। वो कभी भी नहीं आरक्षण का लाभ लिया है और न ही आरक्षण उसके सुटेबल कोई ऐसी नौकरी है उसी का आरक्षण का वो लाभ लेगा। वो क्लास 3 में, क्लास 4 में जाकर के आरक्षण का लाभ नहीं लेगा क्योंकि वो उसकी सीमा से बाहर हो चुका है। मेरा ये कहना है कि आरक्षण जो जहां है वहां उसके योग्य ही लोग आरक्षण ले रहे हैं। एक मिनट चुप रहिए ना, अरे मेरी बात सुनिए ना। आप जैसे मेरा बेटा पार्लियामेंट मेंबर जनरल में होगा या रिजर्व में होगा, ये इसका जवाब दीजिए। मेरा बेटा अगर मान लीजिए वो राजनीति में आना चाहता है तो वो कहां जाएगा? क्या वो रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकता है चुनाव? मेरा अगर हम एक बार दलित का स्टेटस समाप्त हो गया, योग्यता है तो जरूर आएगा, जरूर योग्यता है। सोनकर जी योग्यता है, अगर चुनाव लड़ना है तो आएगा सामने आएगा। हाँ आएगा और अपने दम पर लड़ेगा। मेरा ये नहीं कहना, लेकिन जो आरक्षण की कैटेगरी बनी है, इस कैटेगरी में बंटवारा का कोई सवाल ही नहीं है, कोई नहीं कर सकता, कोई सिस्टम भी नहीं है। लेकिन प्रतीक जी, मैं अंत में यही बात कहना चाहूंगा, एक आखिरी बात। कोर्ट ने, एक सेकंड, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं।
कोर्ट ने ये कहा अरुण एक मिनट ऋषि एक मिनट, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, 5 बेंच के कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि अब 7 बेंच का कोर्ट इस पर निर्णय लेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके साथ साथ एक और चीज करनी चाहिए थी, या इसके लिए एक कमीशन बनानी चाहिए या एक कमेटी भी बनानी चाहिए। जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में कन्वर्टेड ईसाई और मुसलमानों को शामिल करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था, लिंग्विस्टिक नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट में भी अगर कोटे में कोटा देना है तो इसकी एक विस्तृत स्टडी करने के लिए एक कमीशन बनानी चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए। ठीक है, कमीशन की बात आपने कही, कमीशन की बात आपने कही, ठीक है। सतीश प्रकाश बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। ठीक, ऑफ कोर्स आई हैव टेकन योर पॉइंट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट। एक कमीशन बनाने की बात आपने कही। सतीश प्रकाश कंक्लूड करिए। सतीश प्रकाश नहीं, देखिए प्रतीक जी, कहीं कोई विरोध नहीं कर रहा है। जातियां उपजातियां अगर वो पीछे रही हैं, सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि 70 साल बाद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस देश की सरकारों से यह भी सवाल पूछना चाहिए कि भाई 70 साल तक इस देश में रिजर्वेशन क्यों नहीं हुआ। मैं सवाल इसलिए नहीं उठा रहा हूं कि मैं बाकी जातियों का हिस्सा मानना चाहता हूं, मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि 50 में जब ये देश आजाद हुआ, 70 में पहला लोग दलित पढ़े लिखों का आया, तब आपने ये कहा कि एनएसएस लगा दिया। बेहद संवेदनशील मुद्दा। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, बेहद संवेदनशील मुद्दा, इसमें बहुत गंभीरता के साथ विचार और बहस होनी चाहिए, क्योंकि समाज के तमाम उन लोगों से जुड़ा यह मुद्दा है जो हाशिए पर है। आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर होगी मुलाकात। बने रहिए हमारे साथ, आर पार का समय है।